नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ और मैं आज एक बार फिर आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर। सर, मार्क्स आएंगे 80 आउट ऑफ 80, कैसे पॉसिबल होगा? सर, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स किस तरीके से आ सकते होंगे? अगर आपको ये क्वेश्चंस जो सामने दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इनको बना पाओ, अगर आप इनका जवाब दे पाओगे तो हाँ, आपके 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। और सर, अगर आप इनका जवाब नहीं दे पाए तो आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स नहीं आएंगे। सर, ये तो न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं नजर आ रहा है, ये तो थ्योरी नजर आ रही है सर हमें। बिल्कुल, ये थ्योरी वाला पोर्शन है सर। और आप नीचे देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सर, ये 6-7 क्वेश्चन मैंने अभी लिए हुए हैं, ये केवल एक चैप्टर के हैं। ये 6 क्वेश्चन है, ये आपके पिछले साल के पेपर से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। अलग अलग सेट से उठाए हुए क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में अलग अलग सेट्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्यारे बच्चों, उन्हीं को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्हीं को आपके सामने शो कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर न्यूमेरिकल्स, केवल न्यूमेरिकल्स पढ़ करके मैं थ्योरी को भी कवर कर पाऊंगा, तो एक बार जवाब देने की कोशिश करें और फिर आप ये समझ जाएंगे कि सर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज इसी कड़ी में हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो रहेगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थ्योरिटिकल पार्ट। सर, थ्योरी वाला पार्ट हम आज कवर करने जा रहे हैं। याद रखिए सर, 80 आउट ऑफ 80 तभी आ सकते हैं जब आप थ्योरी का पोर्शन बहुत बारीकी के साथ पढ़ लोगे। सर, केवल न्यूमेरिकल पोर्शन में अगर आप बहुत अच्छे हैं और थ्योरी आपने नहीं पढ़ी है तो कहीं ना कहीं चूक जाएंगे और सर 99, 98 पे आप बैठ जाएंगे आकर के। सर, पूरे 100% मार्क्स आपके नहीं आ पाएंगे। चलिए, मैं आप लोगों के सामने ऊपर कुछ क्या दे रहा हूं सर, कुछ सब आइटम्स आपके सामने शो किए जा रहे हैं। सर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर, एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस जिससे क्या होगा, जिससे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, जो इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में दी गई थी, जो इंफॉर्मेशन सर हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में दी गई थी, उनसे हम बहुत कुछ नहीं समझ पाते हैं। वो हमारे लिए बहुत कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि आपका प्रॉफिट 5 लाख रुपए है, आप क्या कहोगे? कैसा प्रॉफिट है? अच्छा प्रॉफिट है, बुरा प्रॉफिट है? मैं कहूं आपका प्रॉफिट 20 करोड़ रुपए प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट है, बुरा प्रॉफिट है? बोलो सर, प्रॉफिट कब से बुरा होने लगा? तो प्यारे बच्चों, 20 करोड़ का जब नाम सुना तो आपको लगा हाँ सर, बहुत अच्छा सा प्रॉफिट है, ये तो क्या दिक्कत है इसमें तो। लेकिन ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको बहुत कुछ नहीं बता रही। क्यों नहीं बता पा रही? क्योंकि पिछले साल का जब तक आपने डेटा नहीं देखा और उसके साथ कंपेयर नहीं करा अगर आपने, तो ये डेटा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पिछले साल 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। सर, 20 करोड़ का इस साल हो रहा है, पिछले साल 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। बताना क्या इस साल अच्छा प्रॉफिट है? आप बोलोगे सर बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो सर, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आया क्या कि अकेले जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बहुत कुछ नहीं बता पाती है। तो हमें उन इंफॉर्मेशंस को सिंपल और वैल्यूएबल एलिमेंट्स में डिवाइड करना है, बांटना है। आपस में वो जो एलिमेंट्स हैं, या मैं कहूं मान लीजिए आपकी जो टोटल एसेट्स हैं, आपके जो करंट एसेट्स हैं, आपकी जो करंट लायबिलिटी है, वो आपकी टोटल लायबिलिटी का कितना परसेंट है? आपकी जो करंट एसेट्स है वो आपकी टोटल एसेट्स का कितना परसेंट है? आपका जो मालिकों का पैसा है, शेयर होल्डर्स जो फंड है, वो टोटल फंड का कितना परसेंट है? ये सब हम जानना चाह रहे हैं। और ये सब जानने के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। सर, ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं कई बार। ये जो क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं ना, इसमें इस तरीके से घुमा करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछे। पिछले साल के 2023-24 के क्वेश्चंस पेपर में से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, उनमें इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्यारे बच्चों। आप लोग कहीं ना कहीं उसमें मार्क खा जाएंगे। तो देखिए, बड़े ध्यान से पढ़िए। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्या ऑब्जेक्टिव है? क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना चाह रहे हैं? सर, पहली बात, हम जानना चाह रहे हैं अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, कि हम कितना कमा रहे हैं, हमारी लाभदायक, हम कितना लाभ में हैं, हमारी अर्निंग कैपेसिटी कितनी, कितना अर्न कर सकते हैं। सर, ये जानने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं।
का एनालिसिस करते हैं। इट ऑल्सो फैसिलिटेट फोरकास्टिंग फॉर द सेम ऑफ द सेम फॉर द फ्यूचर। सर अगर हम अर्निंग कैपेसिटी को एक बार ये बता पाए कि अर्निंग कैपेसिटी इस साल की इतनी है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है, तो हम उसके हिसाब से फोरकास्ट भी कर सकते हैं कि अगले साल भी इतनी ही रहने वाली है। सर ध्यान से पढ़िएगा, एक्सटर्नल यूजर हमारी अर्निंग कैपेसिटी को देखने में इंटरेस्टेड होते हैं और सर दिस इज देयर प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने का क्या है कि सर किसी भी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी पता चल जाए। एक्सटर्नल यूजर कौन है सर? जो बिजनेस के बाहर के इंसान हैं, वो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को देखना चाहते हैं, यही उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। यही ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना चाहते हैं। उसके बाद है टू नो द मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी जानने के लिए कौन जानना चाहेगा मैनेजमेंट एफिशिएंट है या नहीं है? सर मालिक जानना चाहेंगे, इंटरनल बॉडी जानना चाहेगी। कौन इंटरनल बॉडी? अरे सर मैनेजमेंट ही तो जानना चाहेगी कि हमारे जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है वो सही है या नहीं है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके, एनालिसिस करके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का एक मोटिव ये भी है कि हम अपनी मैनेजरियल एफिशिएंसी को का पता कर पाए। टू नो द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइजेज। सर ये सोल्वेंसी क्या होता है? सोल्वेंसी का मतलब होता है सर डेट्स को उतारने की क्षमता कितनी है। कैपेसिटी टू पे भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर इसे? इसे कहते हैं सर कैपेसिटी टू पे। कैपेसिटी टू पे कि आप पे करने की कितनी क्षमता रखते हो। किनको पे करने की? आपके सर शॉर्ट टर्म आपकी डेट्स हैं, लॉन्ग टर्म आपके डेट्स हैं, रन है, उधार है, आप उनको पे करने की कितनी कैपेसिटी रखते हैं, ये जानने के लिए भी हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। सर कैसे पॉसिबल है? सर अगर हम जानना चाहते हैं शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, अगर हम जानना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म कैपेसिटी टू पे, सर लॉन्ग टर्म के जो डेट्स हैं उनको पे करने की अगर कैपेसिटी जानना चाहते हैं तो कैसे पॉसिबल? आप बोलेंगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करके ही पॉसिबल है। देखिए क्रेडिटर्स और सप्लायर्स इंटरेस्टेड होते हैं क्या जानने के लिए? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को मीट करने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है। हमारी जो फर्म है उसके क्रेडिटर, उसके सप्लायर जो माल सप्लाई करते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब थोड़े समय में ये रुपया देने के काबिल है या नहीं है। कहीं मैं इनको सप्लाई कर दूं और ये थोड़े समय में रुपया ना दे पाए, ये लंबे समय में रुपया दे हमें, तो सर ये जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना पड़ेगा। डिबेंचर होल्डर, लेंडर्स किस लिए इंटरेस्टेड होते हैं? डिबेंचर होल्डर कौन है? सर जिन्होंने लोन दे रखा लंबे टाइम के लिए। एक तरीके से लेंडर्स वो लोन जिन्होंने दे रखा लंबे टाइम के लिए, वो क्यों जानना चाह रहे हैं? वो सर लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को भी जानना चाह रहे हैं और शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को भी जानना चाह रहे हैं। और ये कैसे पॉसिबल है सर? ये एनालाइज करके ही पॉसिबल है। तो ऑब्जेक्टिव है ये भी हमारा, टू फैसिलिटेट इंटर फर्म कंपैरिजन। अगर हम इंटर फर्म कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? सर एनालिसिस करना ही पड़ेगा। एनालिसिस जब मैं कह रहा हूं तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? अपने डेटा को सिंपल फॉर्म में डिवाइड कर दो, सर उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने के योग्य अंडरस्टैंडेबल मैनर्स में उसको आप बना दो और फिर दूसरों के सामने इंटरप्रीट करो। वो होगा सर क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमें क्या बेनिफिट होता है? ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम इंटरफर्म कंपैरिजन करना चाहें तो कैसे पॉसिबल है? सर वो एनालिसिस से ही पॉसिबल है। इंटरफर्म कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे सर? क्या करना पड़ेगा? सर हमें अपनी फर्म का परफॉर्मेंस दूसरी फर्म के परफॉर्मेंस से देखना है, बस इतना सा काम करना है। सर इसे ही तो हमने क्या कहा है? कंपैरिजन। इसे ही तो हमने क्या कहा है सर? एनालिसिस कहा है। समझ में आई? बोलो हाँ सर, आगे बात समझ में। अगर आप चाहते हैं फोरकास्ट करना कि आपका फ्यूचर में कितना प्रॉफिट आएगा ये पता करना, तो पिछले 5-7 सालों का प्रॉफिट देख लो एक बार, किस ट्रेंड में चल रहा है। पिछले साल प्रॉफिट था, उससे पिछले साल प्रॉफिट था, उससे पिछले साल प्रॉफिट था, उससे पिछले साल प्रॉफिट था, तो सर इसका मतलब अब भी प्रॉफिट आएगा। मैक्सिमम चांसेस ये है अब की बार भी प्रॉफिट आएगा, फोरकास्ट किया जा सकता है।
और उसी के बेस पे क्या बनाना है, बजट भी बना सकते हैं। तो सर पहले एनालाइज किया जाएगा, अरे 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 सर प्रॉफिट तो था पिछले साल, उससे पिछले भी साल था, उससे पिछले भी साल था, लेकिन घटता आ रहा है, तो हमें पता चल गया अब की बार और कम हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? बोलो सर आ रही है। टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स, सर अगर कोई अंगूठा छाप है, अगर किसी को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप क्या करो, वो कॉम्प्लिकेटेड जो मैटर्स लिखे हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उनको सिंपल मैनर में बता दो, कैसे, चार्ट्स के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, तो सर एनालिसिस हो जाएगा। बात समझ में आई? बोलो सर यही ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे। क्या ऑब्जेक्टिव है सर? हम कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स को अंडरस्टैंडेबल वे में प्रेजेंट कर पाए, सर फोरकास्ट कर पाए, इंटरफर्म कंपैरिजन कर पाए, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी का पता कर पाए, मार्जिनल एफिशिएंसी का पता कर पाए, और अर्निंग कैपेसिटी या प्रॉफिटेबिलिटी का पता कर पाए। ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव हैं। सर देखिए ना, यूज क्या क्या होंगे, यूज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कहां कहां यूज कर सकते हैं? सर सिक्योरिटी के रूप में एनालिसिस हो सकता है, सर क्रेडिट उधार का एनालिसिस हो सकता है, सर डेट्स एनालिसिस ऋण का एनालिसिस हो सकता है, सर डिविडेंड डिसीजन लिए जा सकते हैं कि कितना डिविडेंड देना कितना नहीं देना है, और जनरल बिजनेस एनालिसिस हो सकता है, डे टू डे वर्क्स के बारे में बात की जा सकती है। सर इट इज द प्रोसेस यूज्ड बाय इन्वेस्टर। सिक्योरिटी एनालिसिस क्या है? सिक्योरिटी एनालिसिस क्या है सर? फाइनेंशियल एनालिसिस तो कर रहे हैं, बोलो हाँ सर, उसी को सिक्योरिटी एनालिसिस कब बोल देंगे? सर इट इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय इन्वेस्टर टू आइडेंटिफाई whether the firm is fulfilling his expectation with regards to dividend, capital appreciation, etc. etc. जो इन्वेस्टर है वो सिक्योरिटी एनालिसिस करता है। जो इन्वेस्टर है वो ये देखता है कि भाई साहब क्या ये डिविडेंड टाइम पे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या ये कैपिटल को एप्रिसिएट कर रहे हैं, मतलब कैपिटल हमारी बढ़ेगी या कम हो जाएगी। ऐसा होता है ना, शेयर खरीद लिए किसी के, शेयर खरीदा 100 रुपए का, अब आ गया 98 रुपए का, ये कैपिटल एप्रिसिएट नहीं हो रही। कैपिटल एप्रिसिएशन होता है सर, शेयर था 8 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का, और हो गया 10 लाख रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का। तो सर इन्वेस्टर सिक्योरिटी एनालिसिस करता है। बात समझ में आई? बोलो सर आ रही है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो फिर सर क्रेडिट एनालिसिस कौन करता है? व्हेन अ फर्म और बैंक ऑफर क्रेडिट, जब भी कोई फर्म या जब भी कोई बैंक अपने नए कस्टमर को या डीलर को सर क्रेडिट ऑफर करना चाह रही है, लोन देना चाह रही है, तो उस टाइम पे वो क्या देखती है, वो करती है क्रेडिट एनालिसिस। वो क्रेडिट एनालिसिस है क्या कि सर वो क्रेडिट वर्दीनेस है क्या उस क्लाइंट की या नहीं है, सिविल स्कोर अच्छा है या नहीं है, ऐसा देखते हैं ना आप। सिविल स्कोर, वो सिविल स्कोर है क्या असल में, वो सर क्रेडिट एनालिसिस ही किया जा रहा है। सर कोई अलग एनालिसिस कर रहा है, कोई अलग एनालिसिस कर रहा है, तो फिर स्टेटमेंट एनालिसिस नहीं बोलेंगे क्या इसे? हाँ, उन्हें हम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही बोलेंगे, लेकिन उनमें से केवल क्रेडिट वाली आइटम्स देखना, सर केवल ये देखना कि डीलर या कस्टमर जो है वो इस क्रेडिट को, ये जो उधार लेगा, इसको चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, ये क्रेडिट एनालिसिस होगा। सर इन्वेस्टर ये देखेगा कि कंपनी डिविडेंड चुका पा रही है नहीं चुका पा रही है, ये सिक्योरिटी एनालिसिस है, डेट्स एनालिसिस है। सर जब फर्म बोरोइंग कैपेसिटी वांट्स टू नो इट्स बोरोइंग कैपेसिटी, जब अपनी फर्म जानना चाह रही है कि हमारी बोरोइंग उधार लेने की कैपेसिटी कितनी है, तो डेट्स एनालिसिस करा जाएगा। डिविडेंड डिसीजन है सर, इट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डिविडेंड। जब हम डिविडेंड की रेट डिस्क्राइब करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, निश्चित करना चाहते हैं सर, तो क्या करना है सर? डिविडेंड का डिसीजन लेना है, डिविडेंड एनालिसिस करना है। सर क्या करते हैं उसमें? सर चेक करते हैं कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, कितनी नहीं है, डिविडेंड को पे करने के लायक है या नहीं है। ये सब बातें आपने सीखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने मोटा मोटा पढ़ लिया, इतना ही आप लोगों के लिए मेन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
सर ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सर बाकी की नीचे चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो पढ़िए ना, पार्टी इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कराया उसमें कौन कौन सी पार्टी इंटरेस्टेड होती हैं। प्यारे बच्चों 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था वो आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनके स्टेक होल्डर कौन है। आपने पढ़ा था इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं मैनेजमेंट, और कौन होता है सर ऑनर, जो बिजनेस के अंदर रहकर ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस ने अच्छा करा या बुरा करा है, हमारी कंपनी सही कंडीशन में चल रही है या बुरी कंडीशन में चल रही है, ये जानने वाले इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं। और सर बिजनेस से बाहर के लोग भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। सर मैनेजमेंट क्यों जानना चाहती है हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस को, क्यों एनालिसिस करना चाह रही है, क्योंकि वो देखती है कि मैनेजरियल एफिशिएंसी है या नहीं है। सर एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियन क्यों चाहते हैं, एम्प्लॉय इसलिए चाहता है फाइनेंशियल एनालिसिस करना, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना, उनकी पड़ताल करना इसलिए चाहता है क्योंकि उसे पता है कि सर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है कंपनी तो फिर मैं भी बोनस वगैरह वगैरह तुमसे मांग लूंगा। तो ये देखने के लिए एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियन क्या करती हैं सर, फाइनेंशियल एनालिसिस करती हैं। शेयर होल्डर, ओनर्स और इन्वेस्टर ये क्या होंगे सर, ओनर्स, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, ये भी इसलिए देखते हैं ताकि ये डिविडेंड डिसीजन ले सकें। क्या ले सके, ऊपर ये बात करी थी, डिविडेंड का डिसीजन ले सके। पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या होते हैं सर, ऐसे इन्वेस्टर जो अभी है नहीं हमारे इन्वेस्टर, उन्होंने इन्वेस्ट नहीं कर रखा, क्योंकि इन्वेस्ट कर देते तो इनकम वो ओनर हो जाते, अभी इन्वेस्ट नहीं कराए उन्होंने, वो क्या है सर, वो पोटेंशियल हैं, संभावित हैं, आ सकते हैं। वो भी क्या देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि भाई साहब टाइम पे पेमेंट हो रही है या नहीं पेमेंट हो रही है, किसकी, डिविडेंड की, किसकी, इंटरेस्ट की, जो हम लोन देंगे या जो हम पैसा लगाएंगे वो टाइम से वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सब जानने के लिए भी क्या है सर, फाइनेंशियल एनालिसिस ये पार्टी करती है। बैंकर्स और लेंडर यही काम है उनका भी, लोन देने का काम है। तो लोन देते टाइम वो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेगी, एनालिसिस करेगी और देखेगी क्या आपकी कैपेसिटी है या नहीं है। सर रिसर्च करने वाले भी देखते हैं, देखना चाहते हैं कि एक बिजनेस में या एक 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 को क्या होता है, इंडस्ट्री के अंदर एक जो फर्म है वो किस तरीके से चल रही है, क्या सर कम पैसा लगाकर ज्यादा मुनाफा कमा रही है, ज्यादा पैसा लगाकर कम मुनाफा कमा रही है, ये सब रिसर्च करते हैं सर देखते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस से ही ये पॉसिबल है। टैक्स अथॉरिटी देखना चाहती है कि सर आपकी इनकम कितनी है, क्योंकि उसको आपके उसके इनकम के ऊपर लगाना है टैक्स। और कस्टमर ये देखना चाह रहा है कि सर आपका ही कस्टमर, जो पहले से ही कस्टमर, वो ये देखना चाह रहा है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। क्यों, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उसको पता है आपसे ही तो सब चीजें मिलती हैं, आप बहुत अच्छी चीजें बना रहे हो, तो सर वो कस्टमर भी आप में इंटरेस्ट रखता है और वो देखता है रे 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 कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, इस तरीके की चीजें। सर देखिए ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को किन किन तरीकों में बांट सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स में बांट सकते हैं। कई बार हम कहते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस बाहर का एनालिसिस। सर कौन करता होगा, जो बाहर के लोग हैं। ऑनर को छोड़ दो, मैनेजमेंट को छोड़ दो, अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था। लेकिन याद रखना, who don't have access to the confidential और completed records, उनके पास ना तो कंप्लीट रिकॉर्ड हो सकते हैं और ना ही कॉन्फिडेंशियल जानकारी हो सकती है। एक्सटर्नल एनालिसिस का यही दुख है। क्या दुख है भाई साहब, उनके पास ना तो कॉन्फिडेंशियल होगा कोई चीजें, कॉन्फिडेंशियल मतलब जो छिपी हुई है, मतलब सर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको सबको नहीं दिखाया जा सकता, वो चीजें नहीं है इनको पता, और ना ही कंप्लीट रिकॉर्ड इनके पास होते हैं। तो एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करता है सर, बाहर के लोग एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। इंटरनल एनालिसिस कौन करता है सर, इंटरनल एनालिसिस करते हैं अंदर के लोग। और कौन कौन हो सकते हैं सर, ये मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं, ऑनर हो सकते हैं सर। डन बाय मैनेजमेंट और ऑनर्स सर टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों करी जा रही है इंटरनल एनालिसिस, ताकि हम पता कर सके हमारी पोजीशन कैसी है, हमारी ऑपरेशनल, हम जो काम कर रहे हैं वो एफिशिएंसी से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सर। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, सर एक ऐसा एनालिसिस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं फॉर ए नंबर ऑफ ईयर, एक साल की नहीं सर, एक साल से ज्यादा की, मिनिमम 2 साल होंगे, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। जब हम 2 साल या 2 साल से ज्यादा
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं, और इसे ही हम डायनामिक एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो परचेजिंग इसमें जो रेट होता है वो चेंजेबल होती है सर डायनामिक मतलब चेंजेबल, इस साल कुछ, अगले साल कुछ, अगले साल कुछ, जो डेटा है वो हर साल का अलग अलग है, साल दर साल हम चल रहे हैं, तो डायनामिक एनालिसिस है। इसे ही हम सर टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि सर हम आज का डेटा ले रहे हैं सर, पिछला ले रहे हैं, उससे भी पिछला, उससे भी पिछला, तो एक सीरीज चली आ रही है सर, टाइम सीरीज एनालिसिस उसको कहते हैं। किसको? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को, क्योंकि सर इसमें नंबर ऑफ ईयर्स लिए जाते हैं। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर देखिए ना, इट फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ सेवरल ईयर, इसमें अलग अलग ईयर्स के डेटा को कंपेयर करा जाता है, किसके साथ? किसी एक बेस ईयर के साथ। मैं कह रहा हूं कि सर आप बताइए 2011 का डेटा है, 2012 का डेटा है, 2013 का डेटा है, 2014 का डेटा है। मैं कहता हूं 2011 से 12 में कितनी महंगाई बढ़ी, 2011 से 2013 में कितनी बढ़ी, 2011 से 2014 में कितनी बढ़ी, तो बेस ईयर कौन सा लिया है? 2011 लिया है हमने। बात समझ में आई? तो सर एक बेस ईयर चूज करके हम अलग अलग ईयर का फाइनेंशियल डेटा कंपेयर कर पाते हैं, उसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। सर दूसरा नाम क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले? इसे ही हम डायनामिक एनालिसिस भी कहते हैं, इसे ही हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं। बड़ा ध्यान से याद करना सर। देखिए ना, वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है? इसे हम स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टैटिक एनालिसिस? क्योंकि इसमें केवल एक साल का डेटा लिया जाता है सर, केवल एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी ये एनालिसिस किया जा सकता है। इसमें दो अलग अलग ईयर्स की डेटा लेने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। समझ में आया सर? समझ में आई बात? सर कंपेयर किया जा सकता है किसको? सेवरल कंपनी ऑफ सेम टाइम, अलग अलग कंपनी लेकिन एक ही प्रकार की हो, एक ही इंडस्ट्री की कंपनी हो सर, कपड़ा उद्योग की सारी कंपनी सर एक जैसी हो गई, कपड़ा ही बनेगा उनमें। इसी तरीके से सर लोह उद्योग है सर, उसकी एक कंपनी है, मतलब जो भी कुछ है उनका मैन्युफैक्चरिंग अगर कहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है, तो सर ये सारी ही चीजें वर्टिकल एनालिसिस के अंदर आती हैं। इंटरफर्म और इंट्राफर्म सुन लीजिए सर। जब इंटरफर्म कब होगा? इंटरफर्म एनालिसिस, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर फर्म, जब दो या दो से ज्यादा फर्म्स को का कंपैरिजन करा जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर इंटरफर्म कंपैरिजन, इंटरफर्म कंपैरिजन। बात समझ में आई? बोलो सर आगे इसमें कुछ था ही नहीं ऐसा। अ कंपैरिजन ऑफ ए सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर फर्म इज टर्म्ड एट क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, देखिए जब हम इंटरफर्म एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें सर दो अलग अलग फर्म्स का एक ही सेक्शन हम एनालाइज कर सकते हैं, एक ही सेक्शन एनालाइज कर सकते हैं। किसी का परचेजिंग डिपार्टमेंट में कितना कितना परचेज करा वो चेक करना चाहते हैं, तो हमने कितना परचेज करा और दूसरी फर्म ने कितना परचेज करा, सर ये क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कहलाया जा सकता है। क्लियर है सर? इंट्रा फर्म एनालिसिस देखो ना, कंपैरिजन ऑफ टू और वेरियर फाइनेंशियल वेरिएबल्स। यहां क्या था? यहां अलग अलग फर्म्स थी, और यहां पे क्या है? इंट्रा फर्म में एक ही फर्म है, अपनी ही फर्म है, लेकिन अपनी ही फर्म के अंदर क्या किया जाएगा? अपनी ही फर्म के अंदर अपना ही डेटा किसी दूसरे अपने ही डेटा के साथ में कंपेयर करा जाएगा। जैसे मैं आज मेरी शेयर कैपिटल कितनी है और मेरी टोटल एसेट्स कितनी है, मैं इनको आपस में कंपेयर कर रहा हूं कि मेरी टोटल एसेट्स का या टोटल लायबिलिटीज का, जितनी भी मैंने पैसा उठाया हुआ है, जितना मेरे ऊपर उधार है, उसका कितना परसेंट जो है वो मालिकों का पैसा है, मालिकों से उधार में उठा रखा है। ये इंट्रा फर्म होगा। इंट्रा फर्म मतलब सिर्फ फर्म के अंदर ही, और इंटर फर्म मतलब फर्म के बाहर कंपैरिजन किया जाता है। बात समझ में आई? बोलो सर। इसी को इंट्रा फर्म एनालिसिस को टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं, ऊपर भी पढ़ा था सर। ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं सर। टाइम सीरीज एनालिसिस कौन सा होता है सर? ये देखो ना, इसे कहा था हमने, ऊपर बात करी थी सर। टाइम सीरीज एनालिसिस किसे कहा था? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को कहा था। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को ही हम क्या कह सकते हैं सर? सर ट्रेंड एनालिसिस भी कह सकते हैं। क्या इंट्रा फर्म कह सकते हैं सर? डिपेंड करता है वो दो फर्म के बीच में कंपैरिजन हुआ है या एक फर्म के बीच में। अगर एक फर्म के बीच में है तो बोलेंगे इंट्रा फर्म। अगर दो फर्म के बीच में कंपैरिजन हुआ है और सर 2 ईयर्स का कंपैरिजन है, तो या दो से ज्यादा ईयर्स का कंपैरिजन है, तो टाइम सीरीज तो बोल देंगे, ट्रेंड तो बोल देंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलेंगे उसको।
वो इंट्रा फर्म एनालिसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम एक ही फर्म का डेटा ले रहे हैं, माफ करना, अलग अलग फर्म्स का डेटा ले रहे हैं, या एक ही फर्म का डेटा ले रहे हैं लेकिन अलग अलग सालों का डेटा ले रहे हैं। बात समझ में आई? बोलो सर आगे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सर, उसके बाद सर लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस ध्यान रखिएगा, क्या क्या कमियां होती हैं, ये बहुत बार प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है जी। क्लियर है? आपको दिखाई तो साफ दे रहा है? देखिए ना, हिस्टोरिकल एनालिसिस लिमिटेशन है सर। ये कहते हैं कि भाई साहब अगर हम एनालाइज कर भी रहे हैं ना तो कुछ एनालाइज नहीं कर रहे, नया डेटा, फ्यूचर का डेटा थोड़ी एनालाइज कर रहे। देखिए डिसीजन लेना, इसको देख करके डिसीजन लेना फ्यूचर का, और डेटा उठाया हुआ है हिस्ट्री का डेटा। हाँ हाँ, जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ बहुत पहले का तो डेटा है ना सर, हम तो हर बार चेंज करते हैं। अरे भाई साहब है तो पुराना ही, फ्यूचर का थोड़ी है। बोलो हाँ सर फ्यूचर का तो नहीं है। तो भाई साहब हिस्ट्री का डेटा अगर आपने लिया है, हिस्ट्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपकी, हिस्ट्री के डेटा को लेकर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखी है, तो भाई साहब एनालिसिस भी हिस्टोरिकल होगा। और हिस्टोरिकल एनालिसिस क्या है? कुछ भी नहीं है। वो स्टेटमेंट्स तो सर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भी दे सकती है फ्यूचर के बारे में। हाँ सर बात तो सही है आपकी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर करेक्टली टर्म्ड एज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखिए ना सर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको ये भी कहा जाता है क्या कि ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पहले हो चुके हैं उनका रिकॉर्ड करा जा रहा है। तो अगर इनका एनालिसिस करा जा रहा है तो भाई साहब वो भी तो क्या कहलाएगा? हिस्ट्री एनालिसिस ही तो बोला जाएगा। बोलो हाँ सर, क्योंकि डेटा भी हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का डेटा हिस्ट्री की एनालिसिस करी जाएगी। बोलो हाँ सर। तो ये एक लिमिटेशन होती है सर, फ्यूचर के बारे में सही सही जानकारी नहीं दे पाता। प्राइस लेवल चेंज आर नॉट कंसीडर्ड, प्राइस लेवल चेंज आर नॉट कंसीडर्ड, कंसीडर ही नहीं करा जाता। सोचो 1954 में अगर आपको 10,000 रुपए का, 1954 में 10,000 रुपए का बेनिफिट अगर आपको हो गया होता, तो क्या वो आज के 10,000 के बेनिफिट के बराबर होगा? आप बोलेंगे सर नहीं, उस टाइम के 10,000 तो ये मान के चलो कि 1 करोड़ रुपए के बराबर थे। उस टाइम के 10,000 रुपए 1 करोड़ रुपए के बराबर थे, ऐसा मान के चलिए। जितना उस टाइम पे 10,000 रुपए में खरीदा जा सकता था, आज उतना 1 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा। समझ में आई? बोलो हाँ सर समझ में आ गई। लेकिन सर ये तो रिकॉर्ड नहीं करते हम तो यही देखते हैं, अच्छा पिछले साल 10,000 थी, अब के बार कितना है? अब के बार 20,000 है, हमारा तो बेनिफिट हो गया, फिर हमें पता चला। या हम ये सोचें, अरे अरे 1954 में हमारा 10,000 रुपए प्रॉफिट था और अभी हमारा 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो हम तो भाई साहब बहुत प्रॉफिट में बैठे हैं। ना, प्रॉफिट में नहीं हो तुम। सर क्यों नहीं हो? क्योंकि प्राइस लेवल चेंज को कंसीडर ही नहीं कर रखा, तुम्हें पता ही नहीं है कि प्राइसेज में भी चेंज हुआ है, प्राइस लेवल चेंज हो चुकी है। बात समझ में आ रही है? सर बोलो आ रही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो सर अलग अलग अकाउंटिंग ईयर्स में प्राइस लेवल चेंज हो जाती है, हम उसको इग्नोर करते हैं, वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं कि उतनी मनी में कितनी आइटम्स खरीदी जा सकती है, इग्नोर करते हैं हम। तो यही देखते हैं, अच्छा ज्यादा है ना, पहले 10 थी अब 11,000 है ना, बस ज्यादा है तो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है हमारा। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते थे तो उसमें कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, इग्नोर करी जाती है सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करा जाता है, माफ करना, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है बेटा, विच आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, जिनको मापा जा सकता है। जिनको मापा नहीं जा सकता उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। जैसे क्या बता, कोई एफिशिएंटली से काम कर रहा है, एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है सर, मैनेजर सर कर ही रहा है, बस उसको इग्नोर कर देते हैं। वो कितना बेनिफिट दिया ये लिखते ही नहीं है, उन्होंने ज्यादा बेनिफिट दिया कम बेनिफिट दिया, कोई हड़ताल हो गई, कोई थप्पड़ किसी ने किसी को मार दिया, ये सब लिखे ही नहीं जाते हैं। समझ में आई बातें? तो केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है भाई, जबकि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी या मैं कहूं इवेंट भी कई बार ऐसा इफेक्ट डालते हैं, लेकिन उनको इग्नोर कर दिया जाता है, उनका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। तो सर ये भी लिमिटेशंस थी।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड लिमिटेशंस हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस हैं प्यारे बच्चों, वो इसकी भी लिमिटेशंस हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के टाइम पे जो जो कमियां होती हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। कई बार देखो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही एक्यूरेट नहीं होती हैं, उनमें बहुत सारी कमियां होती हैं। तो भाई साहब अगर उनमें कमी है तो एनालिसिस जो हमने करा है वो भी कमी होगी उसमें भी। बोलो हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है। नॉट फ्री फ्रॉम बायस। नॉट फ्री फ्रॉम बायस का मतलब क्या है सर? पक्षपात से फ्री नहीं है, पक्षपात से रहित नहीं है। मतलब सर पक्षपात होने की संभावना हो सकती है। ये पक्षपात क्या होता है सर? पक्षपात का मतलब है सर, हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो आउटकम है वो क्या कर सकते हैं सर? वो अपने हिसाब से कुछ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हम फ्री है ना। हम अपना रिपोर्ट अपने हिसाब से कुछ भी दिखा सकते हैं। कई कई बार तो क्या करा है, इसको विंडो ड्रेसिंग वाले कॉन्सेप्ट के साथ भी अटैच किया जा सकता है कि सर जो आउटकम है अकाउंटिंग का, जो रिजल्ट है वो कंबाइंड विद estimates cannot be relied upon completely and there are chances to amounts of may fluctuate and hence not free from bias। ये कहना चाह रहा है कि सर कई बार ऐसा होता है कि हमें कई सारी चीजों का एस्टिमेशन लगाना पड़ता है कि ये इतने रुपए में, मान लिया मैं कह रहा हूं आपको कि बताइए क्लोजिंग स्टॉक आप देख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कीजिए कि कितने रुपए का है, तो वहां पे एस्टिमेशन होता है। तो जब एस्टिमेशन हो रहा है तो सर कोई आदमी किसी तरीके से एस्टिमेट करता है और कोई आदमी किसी तरीके से एस्टिमेट करता है। और सर ये भी चांसेस हैं कि सर कई बार हम अपने प्रॉफिट को कम दिखाने की कोशिश करते हैं। हम अपने प्रॉफिट को कम दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सर हमारे ऊपर टैक्स लगना है तो हम कम दिखाएंगे। तो बायसनेस आ जाती है, पक्षपात आ जाता है कि भाई साहब चलो बचाना है तो थोड़ा सा कम कर ही लो। तो ये सर फ्री फ्रॉम बायस नहीं हो सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी फ्री फ्रॉम बायस नहीं हो सकता। अकाउंटिंग प्रैक्टिस है सर, इन ऑर्डर टू कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन डिफरेंट फर्म इट इज नेसेसरी टू डीज फ्रॉम फॉलो सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिस। लेकिन होता नहीं है। जब अकाउंटिंग प्रैक्टिस, कई बार क्या होता है, देखो तुम्हारी फर्म है वो कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर रही है, अलग तरीके से अपना डेटा मेंटेन कर रही है, कोई दूसरी अलग तरीके से अपना डेटा मेंटेन कर रही है, दोनों में अलग अलग प्रैक्टिस हो रही है सर। तो उस टाइम पे सर हम उनको कंपेयर कर ही नहीं कर पाएंगे, इंटरफर्म कंपैरिजन तो पॉसिबल होगा ही नहीं। तो ये भी क्या एक लिमिटेशन है। विंडो ड्रेसिंग है सर, हम कई बार अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं जबकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती नहीं है। तो ये भी एक क्या है, ये कमी है। फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी हम क्या है, झूठी चीजें दिखा देते हैं। लो भाई साहब ये भी हमारे पास, ये भी हमारे पास, ये भी हमारे पास है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनालिसिस पर भी इफेक्ट डालती है, उसकी भी कमियां बन जाती हैं। सिम्टम्स हैं प्यारे बच्चों, ये केवल सिम्टम्स को शो करती है, रेमेडीज को शो नहीं कर रहे हैं सर। कोई रेमेडियल वर्क नहीं है ये। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर रहे हैं तो हम एक तरीके से किसी की जांच कर रहे हैं, इतना ही है बस। ये नहीं पता कर रहे कि इसका समाधान क्या होगा। समाधान तो बाद में निकाला जाता है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करा जाता है तो हम केवल ये डेटा उठाते हैं कि क्या आया क्या नहीं आया और उसको इंटरप्रीट करते हैं सर, उसका समाधान नहीं करते। तो ये भी एक कमी है, वो बाद में करते हैं फिर हम। समझ में आए? बोलो हाँ सर। आगे तो देखिए ना क्या क्या पढ़ा हमने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ये हमने पढ़ लिया, ये बहुत अच्छे से पढ़ लिया सर। ये पढ़ चुके हैं? हाँ सर पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं? हाँ सर ये भी पढ़ चुके हैं सर। टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ लो एक बार। कौन कौन से टूल होंगे जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना चाह रहे हैं, ये कैसे कैसे होगा, किन की मदद से बनेगा? तो सर हम जो एनालाइज करेंगे उसके लिए सबसे पहला जो टूल है वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या है कंपैरेटिव स्टेटमेंट? जब 2 साल का डेटा लिया जाता है और उसको 2 साल का, 2 फर्म का जब डेटा लिया जाता है और उसको कंपेयर किया जाता है आपस में, और एक को दूसरी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, एक का दूसरी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहलाएगी। सर कॉमन साइज स्टेटमेंट, जब हम एक ही फर्म का डेटा, इसमें तो क्या थे, 2 अलग अलग फर्म भी ले ली थी या 2 अलग अलग ईयर ले लिए थे, लेकिन कॉमन साइज स्टेटमेंट में एक ही ईयर का डेटा उसी फर्म के ही डेटा के साथ में कंपेयर करा जाता है।
एक ही ईयर का डेटा उसी फर्म के डेटा के साथ कंपेयर करा जाता है। जैसे मैं अपनी शेयर कैपिटल को कंपेयर कर लूं किसके साथ में, अपनी टोटल एसेट्स के साथ में, इसी साल की टोटल एसेट्स के साथ में। जबकि कंपेरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता था, हम इस साल हमारा शेयर कैपिटल कितना है और अगले साल हमारा शेयर कैपिटल कितना होगा, तो कंपैरिजन होता था। या इस फर्म का शेयर कैपिटल कितना है और दूसरी फर्म का शेयर कैपिटल कितना है, ये सब चेक किया जाता था। उसके बाद सर रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ये आपके चैप्टर्स भी हैं चारों के चारों। सर ये जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। लिमिटेशंस हम पढ़ चुके हैं, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या क्या है ये पढ़ चुके हैं। और सर अब आ जाइए क्वेश्चंस के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है ये आपके कहां लिखे हुए हैं सर, पिछले साल का जो पेपर था, पिछले साल के पेपर के क्वेश्चन है, केवल पिछले साल के पेपर्स के अलग अलग सेट्स के क्वेश्चन उठा करके लिख रखे हैं। लगभग इस चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन थे। देखिए, फ्रीडम टू चूज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन का कोई भी मेथड लगा सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो रेफर्स टू विच लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की कौन सी लिमिटेशन को शो कर रहा है ये। सर देखिए ना, मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन आप लगाना चाह रहे हैं, आप अपनी फर्म को कई बार लॉस में दिखा देते हो, क्यों, इनकम टैक्स वाले छापा मारेंगे। अगर ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया तो क्या सर, ज्यादा प्रॉफिट दिखाएं तो होता है विंडो ड्रेसिंग। लेकिन अगर कम प्रॉफिट दिखाते हैं तो इसका मतलब सर कम कैसे दिखाया जा सकता है, सर डेप्रिसिएशन की रेट आप कुछ लगाओ हम कुछ लगाएं, ठीक है सर, हम अपने फर्म का इनकम कम दिखाने के लिए डेप्रिसिएशन की रेट ज्यादा दिखा देते हैं। सोचो ना एक बार, मान लो आपका टोटल प्रॉफिट हो रहा है अब तक का 50,000, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुआ है। एक मशीन है जिसकी कीमत है 1,00,000 रुपए, मशीनरी की कीमत है मान लो एक की, और उस पर डेप्रिसिएशन हर साल लगा, नहीं सॉरी, उस पर डेप्रिसिएशन अगर हम लगा दें 10%, तो भाई इस 50,000 में से केवल 10,000 ही घटेंगे और हमारा जो प्रॉफिट बच जाएगा वो 40 बचेगा। लेकिन इसी रेट को मैं कर दूं 50%, तो कितना सर, इस 50,000 में से 50% 1,00,000 का घटा देंगे, 1,00,000 का 50% 50,000 ही है, और ये 50,000 ही हमारा प्रॉफिट था, उसमें से घटा दिया तो प्रॉफिट तो कुछ बचा ही नहीं हमारा। तो सोचो ना, जब भी डेप्रिसिएशन हमने लगाया, रेट हमने खुद तय करी, और सर साथ में हमने क्या करा है, साथ में हमने सर मेथड भी अपने हिसाब से लगा दिया, तो सर ये कौन सा होगा, ये नॉट फ्री फ्रॉम बायस है, नॉट फ्री फ्रॉम बायस है। क्या कि सर पक्षपात हो ही जाता है, हम किसी दूसरे तरीके से सोचते हैं, दूसरा दूसरे तरीके से सोचता है, ठीक है। बोले सर आगे बात समझे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजफुल एंड सिग्निफिकेंट टू डिफरेंट यूजर, ये कह रहा है सर अलग अलग यूजर्स के लिए ये बहुत फायदेमंद है। हाँ, इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं, सब यूजर्स हैं उनके। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर, इनमें से कौन सा यूजर फर्म की एबिलिटी को जानना चाह रहा है, कौन सी एबिलिटी, टू मीट देयर क्लेम्स ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय में कोई फर्म अपने क्लेम्स को पूरा कर पाती है, अपनी लायबिलिटी को उतार पाती है या नहीं उतार पाती है, इस बात का पता लगाना कौन चाहता है, बताना एक बार। क्या लेबर यूनियन चाहती है? लेबर यूनियन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसी का पैसा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। लेबर यूनियन तो चाहती है भाई साहब कि मुझे पैसा मिल जाए, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं, शॉर्ट टर्म पीरियड में किसी का क्लेम उतर रहा है कोई मतलब नहीं है। टॉप मैनेजमेंट भी चाहती है, अरे सर टॉप मैनेजमेंट तो अपनी एफिशिएंसी देखना चाहती है, केवल एफिशिएंट तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। फाइनेंस मैनेजर का काम पैसे लेकर आना और पैसे कहां कहां एडजस्ट होंगे ये काम होता है सर उसका। तो सर बचा क्या, बचा सर ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल ये कौन होते हैं सर, ये क्रेडिटर्स कह सकते हैं इनको। क्रेडिटर देखना चाह रहा है, क्योंकि क्रेडिटर ने ही थोड़े समय के लिए माल भेजना है आपकी फर्म में, 20 दिन के लिए 25 दिन के लिए उधार माल आपको दे देगा, फिर आप उसको पैसे दे दोगे 20-25 दिन के बाद में। तो वही तो देखना चाहेगा कि भाई साहब 20-25 दिन में ये अपने क्लेम को पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता है। ये जानकारी पता करने के लिए वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, टू एक्सेस द करंट प्रॉफिटेबिलिटी, सर ये तो था। टू असरटेन द रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, सर
ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल पोजिशन का मतलब होता है बैलेंस शीट। फर्म की बैलेंस शीट के अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में क्या रिलेटिव इंपोर्टेंस है उसको सर्टेन करता है। सर ये ऑब्जेक्टिव नहीं था उसका, ये ऑब्जेक्टिव उसका नहीं था। सर क्या था? टू कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। माफ करना, एक बार देखिएगा बड़े ध्यान से, एक बार इसको पढ़िएगा। टू कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, क्या प्राइस लेवल चेंजेस को कंसीडर करना उसका ऑब्जेक्टिव था? भैया ये तो था, ये नहीं था। टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। सर हाँ, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर सी रहेगा भाई, सी इसका आंसर होगा, बी नहीं होगा, माफ करना। ये तो होता है टू असर्टेन द रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। हम जब फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं तो हम क्या जानना चाह रहे हैं कि हमारे जो अलग अलग सेक्शंस हैं उनका आपस में क्या रिलेशंस है। यही तो जानना चाहते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं कि अलग अलग जो सेक्शंस हैं, अलग अलग जो आइटम्स हैं, उनके बीच क्या इंपोर्टेंस है, क्या उनका रिलेशन है, वो कम है, ज्यादा है, ऊंचे हैं, नीचे हैं, ये सब जानना चाहते हैं। तो बी तो है, सी नहीं है भाई साहब, क्योंकि प्राइस लेवल चेंजेस का इंपैक्ट तो देखते ही नहीं है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इसका आंसर सी रहेगा। सर देखिए ना, which of the following tool of financial statement analysis indicate the trend and direction of financial position and operating results? ये सर आपका जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जब कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे और रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे, मतलब ये तो नहीं, ये दो तो नहीं, लेकिन ये ए और बी पढ़ेंगे तो ये आपको साफ हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये आपका साफ साफ वहां पे होगा कि कौन सा एनालिसिस का टूल ये बताता है कि सर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की ट्रेंड क्या है। अब जो ट्रेंड बताने वाला स्टेटमेंट है, मतलब ट्रेंड होता है सर ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर चलता है ट्रेंड। तो ट्रेंड या डायरेक्शन कौन बताता है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट बताता है ट्रेंड को, और कॉमन साइज स्टेटमेंट ट्रेंड को नहीं बताता, क्योंकि कॉमन साइज स्टेटमेंट स्टैटिक होता है, डायनामिक होता ही नहीं है। उसका अपना ही डेटा का अपना ही किसी दूसरे आइटम के साथ में कंपैरिजन करा जाता है, उसी साल के डेटा के साथ कंपैरिजन करा जाता है। सर उसमें ट्रेंड नहीं पता चल सकता। और हमने यह भी बताया था ट्रेंड एनालिसिस कौन सा होता है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है। ये सारी ही डिटेल आप जब हम कल पढ़ेंगे तो वहां बहुत बारीकी के साथ पढ़ोगे। तो इसका आंसर ये था। सर देखिए ना, द टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच हेल्प्स टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी, द सोल्वेंसी, द एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्राइज इज नोन एज। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कौन सा टूल प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है, कौन सा सोल्वेंसी को बताता है, कौन सा एफिशिएंसी को बताता है, ये आपने तय करना है। सर इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये सारी ही चीजें, ये जितनी भी ये क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाह रहा था असल में कि किस तरीके से कहां से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपको ये आइडिया होगा कि सर थ्योरी का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्लियर है? सर ये सारे ही क्वेश्चंस डिस्कस होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी आप लोगों के सामने केवल ये मैं एक फॉर्मेट रख रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि सर इंपॉर्टेंस इनकी कम नहीं समझनी है। जी कोई डाउट हो तो आप लोग अभी बता दीजिए। सर कोई डाउट अगर आप लोगों को है तो मुझे एक बार बता दीजिए। कल हम न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ेंगे और कुछ थ्योरी का पार्ट पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे कैश फ्लो, माफ करना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ेंगे। जी जल्दी से बता दीजिए। डनाडन डन के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं भाई। हाँ ठीक है, चलिए सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज का दिन आपका शुभ रहे।